हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बोहर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे कि बोहर एटॉमिक मॉडल क्या है। बोहर एटॉमिक मॉडल को अगर हम जानना चाहते हैं तो उससे पहले रदरफोर्ड मॉडल भी आना चाहिए, उससे पहले थॉमसन मॉडल भी आना चाहिए, उससे पहले डाल्टन का एटॉमिक मॉडल आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात आज हम करेंगे उन क्वेश्चंस की जो आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ इवन ये क्लास 11th में बोर्ड एग्जाम नहीं है, लेकिन क्लास 11th के सेकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आता है। इसके अलावा आईआईटी और नीट और इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टेड भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें बोहर मॉडल में बोहर एनर्जी, बोहर रेडियस जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी और बोहर रेडियस से रिलेटेड इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी, इनकी बात करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले ध्यान से देखें कि बोहर मॉडल क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा उसका आउटलुक बताता हूँ बोहर मॉडल का। कि बोहर मॉडल जो जस्ट एक हमारा न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, एक सर्किल होते हैं, उन सर्किल्स में इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं और जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं तो उसमें एंगुलर मोमेंटम पैदा होता है और वो एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल होना चाहिए। ये बोहर का मेन कॉन्सेप्ट है। लेकिन बोहर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड जितने भी आपके फार्मूलाज हैं, सबसे पहले मैं उनको बताऊंगा, फिर उन फार्मूला पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप अपने एक्सरसाइज बुक से कर सकते हैं। सबसे पहले बोहर एटॉमिक मॉडल में अगर आप ध्यान से देखें तो जो रेडियस होता है, रेडियस बोहर रेडियस बोलते हैं। देखिए, रेडियस का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है उस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस। तो जैसे इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर है तो उससे न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होगी उसे हम रेडियस कहते हैं। रेडियस डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो रेडियस छोटी होगी, सेकेंड ऑर्बिट में है रेडियस ज्यादा होगी, थर्ड में होगी तो और ज्यादा होगी, वह डिस्टेंस बढ़ती है। तो रेडियस का रिलेशन हो गया कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है उसकी उस न्यूक्लियस से डिस्टेंस। और जैसा कि हमें पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन सर्किल में चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर रेडियस है। अब सेकेंड ऑर्बिट से तो यहाँ n बराबर 2 होगा, रेडियस हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता तो ये फर्स्ट ऑर्बिट होता। तो रेडियस का फार्मूला है R बराबर n²h²/4π²mz(e²। बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू और z की वैल्यू डिफरेंट होती है, बदलती रहती है, इसलिए इसको हम कॉमन मानते हुए इसको बाहर कर लेंगे n²/z। n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट और z होता है एटॉमिक नंबर। बाकी सब चीजों में क्या है, पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज और h प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम इसको ये वैल्यू कैलकुलेट होके आई 0.529 एंगस्ट्रॉन में। आप एंगस्ट्रॉन को नैनोमीटर में, मीटर में, पिकोमीटर में भी बदल सकते हैं यूनिट कन्वर्ट करके। एक एंगस्ट्रॉन में 10⁻10 मीटर होता है तो आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ओके, अब बात करते हैं कि इसमें एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो बोहर रेडियस होती है, बोहर रेडियस, तो बोहर रेडियस हमारा जो है, जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी स्क्वायर की, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। और इसमें एटॉमिक नंबर इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे एक बार बताते हैं कि जैसे ये कहाँ एप्लीकेबल होता है, तो बोहर का जितना भी फार्मूलाज है ये फार्मूला एप्लीकेबल होते हैं आपके जिनके पास में एक इलेक्ट्रॉन हो। सच मतलब दो स्पीशीज विच हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ओके, वो आयनिक फॉर्म में भी हो सकती है, एटॉमिक फॉर्म में हो सकती है। एटॉमिक फॉर्म में केवल एक ही एटम होगा, वो हाइड्रोजन होगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। बाकी जितने भी स्पीशीज होंगी, तुम्हारी बेरिलियम है, हीलियम है या लिथियम है, उनमें सब आयनिक फॉर्म में होंगे। उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे तब एक इलेक्ट्रॉन बचा होगा। तो जितनी भी स्पीशीज हैं आयनिक फॉर्म में या एटॉमिक फॉर्म में जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, उन्हीं के लिए फार्मूलाज बनाए गए हैं, उनके लिए ही है। ओके, तो these formulas are applicable for those species having one electron. ओके, तो यहाँ पर एनर्जी हम निकालेंगे। ये रेडियस तो समझ में आ गया, तो रेडियस का फार्मूला n² अपॉन z 0.529 एंगस्ट्रॉन।
ओके, एनर्जी क्या है? एनर्जी का फार्मूला -2π²m z² e⁴ n² h²। एनर्जी के फार्मूला में अगर आप ध्यान से देखें कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के स्क्वायर की और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके नंबर ऑफ ऑर्बिट की। देखिए रेडियस में ऑर्बिट ऊपर था, ऑर्बिट की संख्या नंबर ऑफ ऑर्बिट यहाँ नीचे है, इसका भी विशेष ध्यान रखना। वहाँ n² था, यहाँ पर क्या है z²/n² है। और जो कॉमन वैल्यू है वो कैलकुलेट करने के बाद आती है 2.18 × 10⁻18 जूल पर एटम। यानी एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन या एक एटम के बारे में बात करते हैं तो इतनी एनर्जी होती है। अगर हम बात करते हैं एक मोल में कितने एटम्स होते हैं एवोगैड्रो, तो इसमें एवोगैड्रो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम पर मोल निकाल लेंगे एनर्जी। ये माइनस सिंबल क्यों आता है? आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे एक नोट टाइप में लिखा हुआ है बीच में कि एनर्जी जो है निगेटिव क्यों होती है। उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन आता जाएगा उसकी वैल्यू मोर निगेटिव होती चली जाएगी। क्यों निगेटिव हो जाएगी? आप बताइए। n की वैल्यू अगर फर्स्ट में तो यहाँ फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड में तो सेकंड होगा, तो मोर निगेटिव वैल्यू आएगी। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के करीब आएंगे वैसे वैसे एनर्जी ज्यादा आएगी। किसमें? निगेटिव में। क्यों आएगी निगेटिव में ज्यादा? जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के पास आएंगे एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, अट्रैक्ट होंगे, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जब कोई चीज स्टेबल कब होती है? जब बॉन्ड बनता है। या कोई स्टेबल कब होती है? जब कोई अट्रैक्शन होता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज होने का सिंबल ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आता चला जा रहा है। अगर यहाँ पर निगेटिव नहीं होता तो ये समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री है, फ्री फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर निकल आई। एक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। जैसा कि मुझे पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपने देखा होगा ये जूल को किलो जूल बना लिया, ये पर एटम को पर मोल में बना लिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया एवोगैड्रो का, तो ये वैल्यू निकल के आ गई है। और 1000 से डिवाइड कर दिया तो किलो जूल, ये जूल से किलो जूल बन गया। ओके, नेक्स्ट है ये एनर्जी के फार्मूलास तीनों याद रखिए, रेडियस का फार्मूला याद रखिए। यूनिट अगर थोड़ा बहुत चेंज है तो आप बदल सकते हैं चेंज करके। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो आप मीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो Z/n 2.188 × 10⁻8। अब याद करने का तरीका ये है कि अगर आप ध्यान से देखें एनर्जी में 2.18 था, यहाँ भी 2.18 है, वहाँ 10⁻18 था, यहाँ 10⁸ प्लस में है। तो ऐसे में याद रख सकते हैं। और यहाँ Z और नीचे n है, तो वेलोसिटी एटॉमिक नंबर की प्रोपोर्शनल है और ऑर्बिट की संख्या की इनवर्सली। अच्छा, अब बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी, जितनी एनर्जी ऊपर थी वही एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी का एक फॉर्म है। जो ऊपर एनर्जी थी वही आयनाइजेशन एनर्जी है। अगर आप ध्यान से देखें Z²/n², देखिए 2.18 × 10⁻18 जूल पर एटम। इसी तरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बस उसमें माइनस था, यहाँ पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? किसी भी एटम से यानी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है उसे हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी चाहिए, जब एनर्जी देनी पड़ती तो एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव साइन आया। ओके, एनर्जी रिलीज नहीं हो रही तो इसलिए यहाँ प्लस कर दिया। बाकी एनर्जी की मैग्नीट्यूड यानी वैल्यूज वही है बट सिंबल चेंज हो गया है। ओके, तो दीज आर द फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बाय विच यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन which will be asked in your competitive exam also. Okay, और 11th क्लास के आपके सिलेबस में ऑलरेडी ये हमारा बोर कंसेप्ट से रिलेटेड फार्मूलाज है। ओके, खासकर 2-3 क्वेश्चंस आते हैं इनसे। एक तो पूछा जाएगा बोर रेडियस निकालिए, बोर एनर्जी पर्टिकुलर निकालिए फर्स्ट ऑर्बिट की, सेकंड की, या कभी कभी आयनाइजेशन एनर्जी या वेलोसिटी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग जो है बात करेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट की और साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स की। इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से। बच्चों, एक कंडीशन है एसेंशियल रिक्वायरमेंट जिसे कहते हैं फॉर द बोर कॉन्सेप्ट, बोर प्रिंसिपल्स के लिए जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, यू शुड ऑलवेज मेंशन द बोर कॉन्सेप्ट
इन दिस वे। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द बोर कंसेप्ट, जब भी पूछा जाए व्हाट इज द थ्योरी, तो ये मेन कॉन्सेप्ट जरूर लिखिएगा। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू NH/2π। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि क्या इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, तो आपको मैं बताऊं, जब रेडियस ये है, इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करेगा तो उसमें मास है, इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ मास है, वो भी वेलोसिटी से जा रहा है, तो मास इनटू वेलोसिटी mv मोमेंटम हो गया। लेकिन एक रेडियस के चारों तरफ अगर मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से न्यूक्लियस से घूम रहा है तो mvr एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो NH/2π के बराबर हो, इक्वल हो, ये एक कंडीशन है बोर कंसेप्ट की। अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी तो बोर कंसेप्ट को मतलब फॉलो नहीं कर रहा है, ओबे नहीं कर रहा है। ओके, ये n बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गया। बोर मॉडल इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, पूछा जाता है बोर का मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है, तो बोर मॉडल इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज सच एज हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 बेरियम प्लस 3, इनके सभी के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, और जिनके पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है उनके लिए एप्लीकेबल है। अब हमारा न्यूमेरिकल आता है, अगर ध्यान से देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ये आपका जेई कुछ IIT जेई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस पर आयन और एटम दे रखे हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी, मैचिंग करनी है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का हमने आपको फार्मूला बताया था, तुरंत पहुंच जाइए। आयनाइजेशन एनर्जी या एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव में होती है, तो हमें वैल्यू से मतलब है, तो Z²/n² 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने ये क्यों फार्मूला लिया, मैंने इसलिए ये फार्मूला लिया क्योंकि ये जो आयनाइजेशन एनर्जी दी गई है यहाँ पर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है, तो इस फार्मूला में Z की और इनकी वैल्यू रखने हैं, कैलकुलेट करना बहुत आसान है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर Z1 होता है, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा, तो n की वैल्यू 1, Z की वैल्यू 1, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका आया, हाइड्रोजन का, मैच कर दिया। ऐसे ही तुम इसी का निकालोगे, सभी का मैच कर देना। जैसे बेरिलियम का +3 होता है, तो बेरिलियम में एटॉमिक नंबर कितना होता है, बेरिलियम का 4 होता है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर कर दिया। एटॉमिक इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन एक है, एक फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, तो n बराबर 1 कर दिया, इस तरह कैलकुलेट कर लिया, ये आंसर आ गया। तो बाकी सभी तो आप सॉल्व करके इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए आप कैलकुलेट करके इसको मैच कर देना। ओके, प्रॉब्लम 2.11 क्या है समझिए। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद n बराबर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। ये आपकी एनसीईआरटी 11th क्लास में 2.11 प्रॉब्लम है, आप देख लीजिएगा। एक्सरसाइज मतलब ये आपके बीच में है, एक्सरसाइज में नहीं, प्रॉब्लम 2.11। कैलकुलेट करना एनर्जी, पहले तो ध्यान समझिए, एनर्जी कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑर्बिट की, यानी n बराबर फर्स्ट किसकी करना है, हाइड्रोजन की नहीं, हीलियम प्लस की। व्हाट इज द रेडियस भी पूछना है, ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी। दो क्वेश्चन है यहाँ, मतलब दो चीजें पूछेंगे, एनर्जी रेडियस। एनर्जी का फार्मूला -2.18 × 10⁻18 फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एनर्जी का। आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे अब जब पूछा नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये वाला इस्तेमाल कर लीजिए। -2.18 × 10⁻18 Z² जूल पर एटम। तो यहाँ Z की वैल्यू हीलियम की कितना एटॉमिक नंबर है, 2 है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर, n क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है। ओके, रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट निकाल लिया, कैलकुलेट होगी, वैल्यू आ गई जूल पर एटम में। इसी का रेडियस का फार्मूला क्या होगा, ध्यान से देखें, माइनस क्या है ये रेडियस का n² / Z 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर n की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट में 1 रख दीजिएगा, और Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ हीलियम का एटॉमिक नंबर Z है 2 है। 0.529 एंगस्ट्रॉम कैलकुलेट कर लिया, इस तरह सॉल्व कर दिया। तो बच्चों आपको विशेष ध्यान देना है इनके फार्मूला पे। अगर आपके ये फार्मूला तैयार होंगे तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी अगर आप देखना चाहते दोबारा से फार्मूला देख लीजिए, क्या फार्मूला है। तो बच्चों इस तरीके से ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं, ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। इन फार्मूला को तैयार कर लीजिए, और अगर आप इन फार्मूला को तैयार कर लेते हैं, आपके सभी IIT और आपके नीट के क्वेश्चन जिससे रिगार्डिंग जो भी होंगे वो हम सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला नहीं आएगा, नहीं सॉल्व कर पाएंगे। फार्मूला पता है तो आप ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व कर लेंगे।
तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ लीजिएगा। और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।